नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे देश दुनिया के अहम समाचार, राज्यवार खबरों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में शुरू। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण। कहा, बीजेपी कर रही है रचनात्मक राजनीति, विपक्ष की भूमिका नकारात्मक। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। नामांकन वापसी की समय सीमा आज खत्म। समर्थन जुटाने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाला। महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए उतारा उम्मीदवार। कल से शुरू हो रहे विशेष सत्र के दौरान होगा चुनाव। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा अमरावती में दवा कारोबारी की हत्या की जांच का जिम्मा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 दिन की एनआईए रिमांड पर उदयपुर हत्याकांड के 4 आरोपी। समय से पहले पूरे देश में पहुंचा मानसून। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मणिपुर भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हुई। 38 लोग अब भी लापता। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा है कि भारत में न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में ये बात कही। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता का विचार सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी विकास की कल्पना को साकार करने का सबसे उत्तम माध्यम है। उन्होंने 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विदेशी चंदा नियमन अधिनियम से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी है। पहले इसकी सीमा 1 लाख रुपए थी। नीति आयोग ने भविष्य में कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आयुष आधारित प्रथाओं का एक संग्रह जारी किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यह संग्रह जारी किया। गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने समाजसेवी कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें गुजरात दंगों के मामले में साक्ष्य गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत में कोविड-19 के 17,092 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 2,379 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका के केंटुकी प्रांत में एक व्यक्ति ने पुलिस के एक दल पर गोलीबारी की, जिसके कारण 3 अधिकारियों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी लॉन्स स्टोन्स को हिरासत में ले लिया है। दक्षिणी ईरान में शनिवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 44 अन्य लोग घायल हो गए। भूकंप का केंद्र राजधानी से करीब 1000 किलोमीटर दक्षिण में स्थित साये खोश गांव में था। केदारनाथ मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट आने के बाद गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया गया है। 6 मई को सुरक्षा कारणों से यह प्रतिबंध लगाया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 416 रन बनाए हैं। भारत की ओर से ऋषभ पंत 146 और रविंद्र जडेजा ने 104 रन बनाए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 16 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार रचनात्मक राजनीति कर रही है। वहीं भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति करने वाले विपक्षी दल नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्वीप प्रज्वलित कर
कार्य समिति की बैठक की शुरुआत की। पार्टी नेताओं ने भारत माता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के तमाम शीर्ष नेता इस अवसर पर मौजूद थे। कार्य समिति की बैठक की औपचारिक शुरुआत जेपी नड्डा के अध्यक्षीय भाषण के साथ हुई। उन्होंने केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियों का जिक्र किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। भारत एकमात्र वो देश है जहां 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भारत सरकार के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है, ताकि समाज का वो वर्ग हम सुरक्षित कर सके जो महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा। बैठक में आज आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति का समापन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होगा। प्रधानमंत्री रविवार शाम हैदराबाद के परेड मैदान में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज वर्मा, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी का ये दक्षिण मंथन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करीब 2 साल बाद कोविड संक्रमण के बाद प्रत्यक्ष तौर पर हो रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट के कई मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित करीब 350 पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाग ले रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी को इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना वो राज्य है जहां बीजेपी को अपनी संभावनाएं अच्छी नजर आती हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए कि 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने यहां 4 लोकसभा सीटें जीती थी। दक्षिण भारत का मंथन करते हुए भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपना विस्तार दक्षिण भारत में अधिक से अधिक करना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, अधिक से अधिक सीटें पार्टी वहां जीत चुकी है लोकसभा की। और उसके बाद बात चाहे केरल की जाए, तमिलनाडु की जाए या आंध्र प्रदेश की जाए, ये दक्षिण भारत के तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी समय से चुनौती बने हुए हैं। लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को लगता है कि वो यहां सत्ता भी पा सकती है और अधिक से अधिक लोकसभा सीटें भी जीत सकती है। इसलिए दक्षिण भारत के हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर टीआरएस की सरकार है। वंशवादी राजनीति को लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वंशवादी राजनीति का जिस प्रकार से आज उन्होंने आलोचना की और देश के लोकतांत्रिक उसके लिए खतरा बताया, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि पार्टी वंशवादी राजनीति से के खिलाफ खड़ी हो। जी दीक्षा जी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज पूरी हो गई है। अब औपचारिक रूप से 2 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। हालांकि नामांकन जांच के बाद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पर्चे ही सही पाए गए थे। दोनों उम्मीदवार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विधायकों से समर्थन मांग रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज चेन्नई और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का दौरा किया। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी समीनाथन ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उन्होंने वहां के विधायकों से चुनाव में समर्थन देने की अपील की। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज तेलंगाना में थे। अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से आयोजित बैठक में उन्होंने इस चुनाव को 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताई। बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी सांसदों और विधायकों से अपने विवेक से मतदान करने की अपील की है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव होगा।
बीजेपी के राहुल नार्वेकर और महाविकास आघाड़ी के राजन साल्वी के बीच मुकाबला होगा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बाहर निकाल दिया है। उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाला जा रहा है। शिवसेना के शिंदे गुट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता के पद से हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ गोवा रिजॉर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए। शिवसेना विधायक राजन साल्वी ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस पद के लिए चुनाव 3 जुलाई को होगा। शिवसेना के इसके विधायकों के व्हिप जारी किया है। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने इस पद के लिए कल नामांकन दाखिल किया था। विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 और 4 जुलाई को होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफे के बाद पिछले साल फरवरी से ये पद खाली पड़ा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। गृह मंत्रालय ने 21 जून को अमरावती में उमेश कोल्हे की बर्बर हत्या से जांच एनआईए को सौंप दी है। ये घटना भी उदयपुर में टेलर की हत्या के तर्ज पर की गई थी। एनआईए हत्या के पीछे की साजिश, संगठनों की संलिप्तता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहन जांच करेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून को एक शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अमरावती पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इरफान खान नाम के एक व्यक्ति की तलाश जारी की है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित शख्स मेडिकल स्टोर चलाता है और उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। वहीं उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी और एटीएस के एक दल ने उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के 4 आरोपियों को जयपुर की एक अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सुरक्षा कारणों से अदालत और शहर के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और फंड रेजर के माध्यम से एकत्रित 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता परिजनों को देने की घोषणा की। वहीं उदयपुर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में शनिवार को 4 घंटे की ढील दी गई। मंगलवार को टेलर कन्हैयालाल की उसकी दुकान में निर्मम हत्या के बाद तनाव के चलते 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में पिछले साल की रफ्तार को इस साल भी बरकरार रखा है। रेलवे ने इस साल जून में 12.5 करोड़ टन ज्यादा माल लोडिंग की है। यह अब तक के किसी भी महीने का सर्वाधिक है। माल लदान में 2021 की इसी अवधि की तुलना में 11.28% की वृद्धि हुई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि जून 2022 में 125.50 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड माल ढुलाई की और सीमेंट और अनाज के लोडिंग में वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल माल लदान 2021-22 के 33 करोड़ 90 लाख टन की तुलना में 37 करोड़ 90 लाख टन से अधिक रहा है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। A hypersonic glider is nothing but a ballistic missile which travels into high altitudes, and when it is gliding through the atmosphere, its velocities are hypersonic. Hypersonic means it is greater than 5 Mach. The speeds are so high, hypersonic weapons have become something like, deterrent weapons. Devastating speed and with impact on a target with virtually no warning. And unlike ballistic missiles, these are expected to be far, far more effective in the long run. Watch our special presentation in The Defenders only on Sunset TV.
के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। अमित शाह ने चांदलोडिया रेलवे स्टेशन पर एक उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, बुकिंग काउंटर और रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद परिसर का दौरा किया। इस दौरान आईआईटी हैदराबाद और अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल के शिवपुर स्थित आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में पानी में पनपने वाले पौधों से लैस एक नए हिस्से का उद्घाटन किया। इसमें हिमालय और पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले पौधों की दुर्लभ प्रजातियां रखी गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि मनरेगा ने कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों भारतीयों को बचाने में रक्षक की भूमिका निभाई है। ओडिशा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने डिजिटल माध्यम से अपने आवास से कार्यवाही में भाग लिया। नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सदन में गतिरोध देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रोड शो किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान देने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल 3 और 4 जुलाई को गुजरात का दौरा करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेनिटो जुआरेज अंडरपास का उद्घाटन किया। इस अंडरपास के शुरू होने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा करने वालों को आसानी होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को अपने देश के प्रसिद्ध आम्रपाली आम तोहफे में भेजे हैं। बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त शाह ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समीर सिन्हा को यह भेंट सौंपी है। चेन्नई के बेंसेंट नगर बीच पर नो प्लास्टिक अवेयरनेस रिवर्स रन यानी ये आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों के प्रशासन को मंदिरों और मठों के पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसे बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच 6113 तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। इसके साथ ही 29 जून से अब तक 23,214 यात्री रवाना हो चुके हैं। अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात और राजस्थान में मौसमी बारिश की शुरुआत के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच गया है। 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 6 दिन पहले दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में दस्तक दे चुका है। 1 जून की सामान्य तिथि से 3 दिन पहले 29 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल में हुई थी। हालांकि अभी तक देश में बारिश में 8% की कमी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और जुलाई में देश में अच्छी बारिश होगी। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। सूरत, बनासकांठा और आणंद जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में गुजरात के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही दक्षिण और मध्य गुजरात के कुछ जिलों और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मणिपुर के नौनी जिले में रेलवे निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 35 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वहीं नौनी जिले में दूसरा भूस्खलन भी हुआ है। रेलवे निर्माण स्थल पर सेना, असम राइफल्स, प्रादेशिक सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दल तलाश अभियान जारी रखे हुए हैं। साथ ही बचाव अभियान को तेज करने के लिए अन्य दलों को भी तैनात किया गया है। प्रादेशिक सेना के 13 जवानों और 5 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना के 18 जवानों और 6 नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। लापता हुए प्रादेशिक सेना के 12 जवानों और 26 नागरिकों की तलाश की जा रही है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात जस के तस बने हुए हैं। असम में बाढ़ से 30 जिलों में करीब 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन में 6 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वाले नागरिकों की संख्या 173 हो गई है। बाढ़ की वजह से कई जिले जलमग्न हैं। ऐसे में लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है। ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से श्रीलंका सरकार ने कई सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी लंका आईओसी ने कहा है कि उन्हें जल्द ही ईंधन की 2 खेप मिलने जा रही है। वहीं एक अन्य खेप अगस्त में पहुंचेगी। ये सभी खेप सिंगापुर और यूएई से आएंगी। प्रत्येक जहाज में 30,000 मीट्रिक टन ईंधन होगा। वहीं श्रीलंका सरकार ने 10 जुलाई तक सिर्फ आवश्यक सेवाएं संचालित करने का फैसला लिया है। अन्य सभी कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। रूसी बलों ने पूर्वी लुहांस्क प्रांत में यूक्रेन के बचे आखिरी गढ़ लिसिचांस्क शहर और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करने के लिए गोलाबारी तेज कर दी है। यूक्रेनी लड़ाके हफ्तों से इस शहर को रूसी कब्जे में जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस की ओर से गोलीबारी तेज कर दी गई है। लुहांस्क प्रांत का पड़ोसी सीवियोदोनेत्स्क क्षेत्र एक हफ्ते पहले ही रूस के कब्जे में जा चुका है। रूसी युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लातिन अमेरिका से समर्थन हासिल करने के अपने अभियान पर जोर देते हुए अर्जेंटीना और चिली के नेताओं से बातचीत की और उनसे सहयोग मांगा। इस दौरान अर्जेंटीना की सरकार ने रूस के साथ होने वाली किसी भी बातचीत में मदद की पेशकश की। हांगकांग पैलेस संग्रहालय लोगों के लिए खुल गया है। 7 मंजिला पैलेस संग्रहालय में 9 दीर्घाओं में प्रदर्शनी लगाई गई है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।